हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने हिम्मत करके CSS सीरीज़ की इस फोर्थ वीडियो में पहुंच ही चुके हैं। और इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और वो टॉपिक ये है कि हम अपने वेबसाइट के अंदर CSS के ज़रिए इमेज और पिक्चर कैसे डालेंगे। यानी कि HTML के ज़रिए पिक्चर डालना, ये तो हमने HTML कोर्स में ही सीखा था। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा कि हम CSS के ज़रिए कैसे पिक्चर डालते, इमेज डालते अपने वेबसाइट के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि ये CSS का जो मेथड है, ये HTML के उससे बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। तो चलते हैं VS कोड के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ड्यू ओपन करूँगा और इस ड्यू को मैं क्लास दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास दिया इज इक्वल टू इमेज। आप जो भी क्लास देना चाहो, और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर आऊँगा CSS में, डायरेक्ट उस क्लास को एक्सेस करूँगा। डॉट इमेज। सबसे पहले आपने ये करना है कि उसको हाइट देना है। हाइट में फॉर एग्जांपल लेता हूँ 140 पिक्सल, और इसके बाद मैं वेट देता हूँ। वेट भी मैं 140 पिक्सल दूंगा, 140 पिक्सल। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इमेज को लाना कैसे है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बैकग्राउंड। जैसे ही मैंने BAC इंटर किया, पर मेरे लिए ऑप्शन आ गए बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। मैंने बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक किया, और इसके बाद आपने एक चीज इंटर करना है जो कि URL। ये URL आपके लिए आ गया, इस पर आपने क्लिक करना है। अब ये जो दो ब्रैकेट है, इसमें आपने क्या पुट करना है। इसके लिए आपने यहाँ पर आना है अपने फाइल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं एक पिक्चर ओपन करता हूँ। ये आप कुछ भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इस कॉपी पर क्लिक करूँगा। ये कॉपी हो गया। यहाँ पे आके इस फाइल पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं और कुछ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर भी राइट क्लिक करके जो मैंने उस इमेज को कॉपी किया था उसको पेस्ट करूँगा। तो ये पेस्ट। तो ये मेरे लिए वो इमेज आ गया। अब ये इमेज तो आ गया, ये एक फाइल की शक्ल में आ गया। अब इसको अपने इंटर कैसे करना है, पुट कैसे करना है। तो जो बैकग्राउंड कलर ये हट गया है, मैं फिर से इंटर करता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज मैंने इंटर किया, और उसके बाद URL। अब ये जो URL के दो ब्रैकेट है, इसके अंदर मैं ये फाइल का जो नाम है show3.jpg, ये उस फाइल का नाम है जिसमें वो इमेज स्टोर है। मैं जैसे ही S लिखूंगा, ये मेरे लिए ऑप्शन देगा कि आप चाहते हो कि इसको इंटर करो यहाँ पर। तो मैं show3.jpg पर क्लिक करूंगा। तो ये इंटर हो गया। इसके बाद मैं दो तीन प्रॉपर्टी और भी इंटर करूंगा इस पिक्चर के साथ। मैं यहाँ पर सबसे पहले रिपीट बैकग्राउंड रिपीट को मैं नो रिपीट करूंगा, क्योंकि ये पिक्चर जो होगा ये फिर बार बार रिपीट होगा अगर हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद बैकग्राउंड साइज, तो मैं यहाँ पर कंटेन करूंगा बैकग्राउंड साइज को। तो बैकग्राउंड साइज को कंटेंट सेट करने के बाद मैं अब इसको लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ। यहाँ पे आऊँगा HTML पेज में, और यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। तो अब ये इमेज जो हमने डाला था वो हमारे लिए आ गया है। यानी कि ये जो हमने फोल्डर बनाई थी, इसमें जो इमेज ये यहाँ पर भी है। तो ये हमने CSS के ज़रिए से अपने वेबसाइट में इमेज डालने का तरीका सीख लिया। अब हम एक और छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और वो है कि हम अपने वेबसाइट के का जो ओवरऑल बैकग्राउंड कलर हो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि
फॉर एग्जांपल ये हमारा वेबसाइट है, मतलब वेब पेज है, तो इसका जो ओवरऑल बैकग्राउंड कलर है ये आप देख सकते हो, ये वाइट है। तो इसको चेंज करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे और वो है, हम यहाँ पर लिखेंगे बॉडी, क्योंकि हम अपने वेबसाइट या वेब पेज की बॉडी के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं और उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं बैकग्राउंड कलर लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ ब्राउन। ब्राउन करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब एक और चीज, अगर आप इस पिक्चर को बड़ा करना चाहते हो यानी और बढ़ाना चाहते हो, तो आप सिर्फ इस हाइट और वेट को बढ़ाकर इसको कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको 190 देता हूँ और इसको भी 190 देता हूँ, तो इसका साइज बड़ा हो गया। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आप इस पिक्चर को चाहे जितना ही छोटा क्यों ना करो, जितना ही बड़ा क्यों ना करो, लेकिन जो ये शूज इसमें नजर आते हैं ये इसमें ऐसे के ऐसे ही नजर आएंगे। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल इसको करता हूँ, ये बहुत छोटा हो गया सवार, मैं इसको 30 पिक्सल या 30 के बजाय 50 पिक्सल और इसको भी 50 पिक्सल देता हूँ। ये इसको किया तो ये पिक्चर बहुत छोटा हो गया, लेकिन उसमें जो दो शूज नजर आते थे वो वैसे के वैसे ही नजर आते हैं। ये सब कमाल जो है ये इस बैकग्राउंड साइज कंटेंट में है, क्योंकि जब हमने बैकग्राउंड साइज कंटेंट पे सेट किया तो इसका मतलब ही यही है कि चाहे हम इमेज को जितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना करें, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है वो साफ नज़र आना चाहिए और वो पूरी तरह नज़र आना चाहिए। तो बैकग्राउंड साइज कंटेंट का ये फ़ायदा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं इसको हटाऊँ बैकग्राउंड साइज, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये जो इमेज तो है लेकिन उसके अंदर जो दो शूज है वो नज़र नहीं आ रहे। अब बैकग्राउंड साइज कंटेंट अगर हम नहीं देंगे तो हम इस इमेज को बार बार साइज दे दे के इसको सेट करेंगे जो बहुत मुश्किल होगा। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट इन CSS। जैसा कि हम डेली लाइफ में या फिजिक्स में डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट यूनिट से शो करते हैं, उसी तरह हम CSS में भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ डिफरेंट यूनिट्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेली लाइफ से मिसाल देता हूँ। हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और हम उसे कहते हैं कि मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए या 1 किलो आटा चाहिए, या इसके अलावा कपड़े का जो दुकान हो उसके पास जाते हैं कि मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो मतलब ये है कि हम उस क्वांटिटी को शो करने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट, जैसे कि मीटर, इंच, फुट, किलोग्राम, ये सब यूनिट्स है। उसी तरह हम CSS में डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट यूनिट। मैं आपको इसी एग्जिस्टिंग कोड से आपको मिसाल देता हूँ यूनिट की, फिर हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ शॉर्ट सा समझाने के लिए आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने हाइट लिखी, तो हाइट एक प्रॉपर्टी है, CSS में हाइट एक प्रॉपर्टी है, तो हमने उसके साथ 50 तो लगाया है। 50 एक नंबर है और पिक्सल जो है ये यूनिट है। हमने ये ब्राउज़र को बताया है कि हमारा जो इमेज है उसका हाइट 50 पिक्सल होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपके लिए इसी को लाइव सर्वर में ओपन करूं तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। यार ये बहुत टाइम लेता है। तो ये हमारे लिए लाइव सर्वर में ओपन हो गया वो इमेज। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ एक दूसरा यूनिट लिखता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल 50
रैम लिखता हूँ। अब रैम क्या है मैं आपको सब बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। और इसके साथ भी रैम लगाता हूँ। तो इसके साथ जैसे ही मैंने रैम लगाया, पिक्सल को हटाया, वही 50 है लेकिन पिक्सल की जगह दूसरा यूनिट लगाया रैम, तो इसका साइज बड़ा हो गया। सेम आप मिसाल ऐसे ले सकते हो कि हमारे पास डिस्टेंस हो फॉर एग्जांपल 50 मीटर। अब हम सेम 50 ले लेकिन उसके साथ मीटर की जगह किलोमीटर लगाए, तो ये डिस्टेंस 50 मीटर से 50 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा है। तो ये है यूनिट का कंसेप्ट कि हम सिंपल आप ये समझ सकते हो कि CSS में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ हम यूनिट को लिखते हैं, यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये है कि जो मैंने आपको बताया डिटेल से कि प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब यूनिट का एक और भी यूज है, बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा रोल है। वो जब वो टॉपिक आएगा तो मैं वो रोल आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करने से हमारे वेबसाइट में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो हमारे पास CSS में बहुत सारे यूनिट है जो इस्तेमाल होते हैं और वो डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देता हूँ कि कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको फिर बारी बारी एक एक पढ़ाऊंगा। तो ये है, मैं W3 स्कूल्स वेबसाइट में आ गया। आप भी आ सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने किसी पर भी पूरा पूरा डिपेंड नहीं होना है कि आप बस मुझ पे छोड़े कि यार ये खुद सब कुछ समझाएगा। आप कभी भी अच्छे डेवलपर ऐसे नहीं बन सकते कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड हो जाए। आप डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने का अभी से ट्राई करना शुरू करें। तो ये है CSS में यूनिट्स, कि CSS में जितने भी यूनिट है यहाँ पर लिखे है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच। लेकिन ये जो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच और पॉइंट्स, ये पीकेस, ये इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। मैंने कभी भी सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये इस्तेमाल नहीं किए। इसमें मैंने ज़्यादातर पिक्सल इस्तेमाल किया है और आपको भी चाहिए कि आप पिक्सल इस्तेमाल करें। हमने इस सीरीज में जितने भी यूनिट इस्तेमाल किए वो तकरीबन पिक्सल यूनिट ही थे। अब ये है एब्सोल्यूट यूनिट या एब्सोल्यूट लेंथ्स। अब ये क्या है एब्सोल्यूट, ये मैं आपको एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम सारे यूनिट को देखते हैं। अब ये है रिलेटिव लेंथ्स। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि रिलेटिव लेंथ या रिलेटिव यूनिट कौन कौन से। EM है, इसको हम M कहते हैं। और EX ये भी एक यूनिट है। CH ये भी एक यूनिट है। RM ये भी यूनिट है। VW यानी व्यू पोर्ट हाइट ये भी यूनिट है। VH व्यू पोर्ट, ये VW व्यू पोर्ट वेट और VH व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट मिनिमम, व्यू पोर्ट मैक्सिमम और परसेंटेज, ये सारे जितने भी यूनिट है ये रिलेटिव यूनिट है। अब इसमें ज्यादा इस्तेमाल कौन से होते हैं? इसमें EX CH ये जो दो यूनिट है ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पर उन्होंने खुद भी लिखे हैं कि रेयरली यूज्ड। यहाँ पर उन्होंने CH के साथ नहीं लिखा है, लेकिन CH भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो EX और CH जो यूनिट है ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। मतलब मैंने अपने करियर में कभी कभार CH इस्तेमाल किया होगा, लेकिन EX मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं करा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट EM, REM, VW, VH, V मिनिमम, V मैक्सिमम एंड परसेंटेज, जितने भी यूनिट्स हैं इनका कंसेप्ट समझने से पहले हम एक और कंसेप्ट समझेंगे, और वो कंसेप्ट है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन एंड नॉन रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे।
रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन वो वेब डिज़ाइन होता है या वो वेबसाइट होता है जो जितने भी डिवाइस है उनके स्क्रीन साइज को एडाप्ट करता है। यानी कि जितने भी डिवाइसेस है, वो मोबाइल फोन्स भी आ सकता है इसमें, टैबलेट भी आ सकता है इसमें, और डेस्कटॉप कंप्यूटर, इन सब के स्क्रीन को ये एडाप्ट होता है और ये उन सब के स्क्रीन पर चलता है। चलने का मतलब ये है कि जिस तरह मोबाइल फोन के स्क्रीन पर वो चलेगा, जहाँ पर बटन होगा, फॉर एग्जांपल दरमियान में होगा, साइड पे होगा, उसी तरह वो बटन डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी लोकेट होगी। यानी कि हमने उसको उस तरह डिजाइन किया होता है कि वो अपने शेप को, अपने स्ट्रक्चर या लेआउट को डिवाइस के स्क्रीन के साइज के मुताबिक चेंज करता है और उसके साथ अडॉप्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अमेज़न के एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं यहाँ पर अमेज़न कुछ करूँगा। अब ये जो अमेज़न मुझे नज़र आता है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के हिसाब से यानी लैपटॉप पर है। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर में ही आता है। तो ये जो स्क्रीन साइज है, ये जो मुझे लेआउट नज़र आ रहा है, ये मुझे लैपटॉप यानी कि कंप्यूटर के स्क्रीन के मुताबिक नज़र आ रहा है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पर इसी को मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के हिसाब से भी देखो, मैंने आपको पहले भी इंस्पेक्ट का ऑप्शन बताया था कि आपने इंस्पेक्ट कैसे यूज़ करना है। तो आपने राइट क्लिक करके इसी इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो है ना डायमेंशंस, ये करंटली आईफोन 12 प्रो के स्क्रीन के मुताबिक ये पेज हमें खुला हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज भी कर आईफोन एक्स आर। अब आप ये चीजें नोटिस करें कि आईफोन एक्स आर में ये जो है गेमिंग एसेसरीज है, ये इसी साइड पर है। अब अगर मैं इसी को इवन के पिक्सल 7 पर भी ओपन करूंगा तो भी ये जो गेमिंग एसेसरीज है ये साइड पर ही रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि अमेज़न एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। लाजमी बात है, होगा ही, क्योंकि इतने यूज़र है, लोग इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप पर भी, मोबाइल फ़ोन पर भी। तो मतलब ये था कि अमेज़न जो है ये एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, यानी कि हर डिवाइस के मुताबिक खुद की लेआउट को चेंज करता है और हर डिवाइस के स्क्रीन के मुताबिक एडाप्ट करता है खुद को। अब इसके बाद दूसरी तरफ नॉन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। नॉन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इसके बिल्कुल उलट है कि वो वेबसाइट जो हर डिवाइस के स्क्रीन के मुताबिक खुद को एडाप्ट नहीं करता। यानी कि जो नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होता है वो मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के हिसाब से कुछ अलग दिखेगा और डेस्कटॉप कंप्यूटर के स्क्रीन पर कुछ अलग ही नज़र आएगा और उसका लेआउट इन दोनों स्क्रीन्स पर चेंज होगा। मैं आपको एक सिंपल इसका एग्जांपल देता हूँ और हम अपने ही जो हमने थोड़ा सा वेब डिज़ाइन बनाया है, एक इमेज डाला है, उसकी एग्जांपल हम लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको ब्राउज़र में खोला है। अब मैं करूँगा क्या, इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसको मार्जिन दूंगा, मार्जिन लेफ्ट। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 200 पिक्सल। अब ये जो हमें नजर आ रहा है ये लैपटॉप स्क्रीन के हिसाब से नजर आ रहा है। ये जो इमेज, आप इसकी पोजीशन नोट करो, ये जो इमेज है ये यहाँ पर है, मतलब मिडल से भी लेफ्ट की तरफ से, मिड में भी नहीं है। अब इसको जब मैं इंस्पेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर आईफोन SE के स्क्रीन के मुताबिक ये स्क्रीन से आगे भी निकल चुका है। तो ये था नॉन रिस्पॉन्सिव डिजाइन, यानी कि ये जो हमने इमेज डाला था इसको हमने ऐसा मार्जिन दिया था कि इसकी वजह से ये नॉन रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बन गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।